हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लास्ट यूनिट लेके आए हैं पेडागॉजी का, केवीएस पीआरटी का, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि घटना चक्र की बुक है ये, समसामयिक घटना चक्र में। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 वर्ष 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर 34 वर्षों के बाद लाई गई 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व के आधार स्तंभों पर निर्मित यह नीति सतत विकास हेतु वर्ष 2030 तक एजेंडे से जुड़ी है। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में परिणित करना। यह नीति प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर की अनूठी क्षमताओं को बाहर आने, नैतिक मूल्यों को बढ़ाने, तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने, अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा भारत के प्रति सुदृढ़ता और गरीब को पढ़ाने पर भी जोर देती है। इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह नीति प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल देती है। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में एकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य है। इस नीति के द्वारा स्कूल से वंचित रहे 2 करोड़ बच्चों लगभग को मुख्य धारा में लाना है। एनईपी 2020 का मुख्य जोर प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखभाल और शिक्षा पर है, जिसमें शिक्षा पाठ्यक्रम की 10+2 की संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 के तदनुरूप है, से प्रतिस्थापित किया जाना है। 3 से 6 वर्ष की आयु समूह जो अब तक शामिल नहीं रहा, वो को स्कूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। नई प्रणाली में 3 वर्षों की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा होगी। 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए एनसीईआरटी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति संबंधी रूपरेखा विकसित करेगा। इस नीति के द्वारा कम से कम 5 तक, अधिमानतः कक्षा 8 तक और उसके आगे जहाँ तक संभव हो, शिक्षा की माध्यम भाषा के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर त्रिभाषा फार्मूला में होने समेत छात्रों को संस्कृति का विकल्प प्रदान किया जाएगा। साथ ही अन्य भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। किसी छात्र पर कोई भाषा लादी नहीं जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छात्र कक्षा 6 से 8 के बीच भारत की भाषाएं पर मज़ेदार परियोजना गतिविधि में भाग लेंगे। माध्यमिक स्तर पर कोई विदेशी भाषाएं भी प्रस्तावित की जाएंगी। भारतीय संकेत भाषा आईएसएल को पूरे देश में मानकीकरण किया जाएगा तथा बधिर छात्रों के हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्रियां बनाई जाएंगी। शैक्षणिक प्रशासक अथवा शिक्षण एजुकेटर होने के लिए बहुउद्देशीय आवधिक प्रदर्शन के मूल्यांकन और प्रगति हेतु क्रियाविधि के साथ प्रोन्नतियां मेधा के आधार पर होंगी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 21 के ए से ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों को अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे को जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो चीज़ सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा रखने से उसको रोके, अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। अनुच्छेद 21 क में प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार का क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर
सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। आरटी अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान करता है। किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। यह स्पष्ट है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने, अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। यह संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है, जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे के मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने सुनिश्चित करेगा। आदि संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने जहां एक और पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के महत्व को स्वीकारा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान के निर्माताओं ने शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान करके शिक्षा को न केवल सर्वजन सुलभ बनाया, वरन उसके उल्लंघन के प्रति संरक्षण भी प्रदान किया है। इस प्रकार के कुछ प्रमुख प्रावधानों का वर्णन निम्नवत है। पर अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राज्य भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इस अनुच्छेद की अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में मानव गरिमा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, जिसे हाल ही में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़कर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका उद्देश्य विशेषकर उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जो विद्यालय कभी नहीं गए या पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 का शीर्षक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, जिसके अनुसार इसका संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए होनी चाहिए थी, परंतु गुजरात उच्च न्यायालय ने एक कार्यवाही के दौरान निर्णय दिया कि नागरिकों के किसी भी विभाग में अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों ही आते हैं। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है बाल अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड एक्ट। शिक्षा हर बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1959 को की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बालक के मानवीय अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना था। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 78 राज्यों द्वारा बाल अधिकार की घोषणा को सर्वसम्मति
से अपनाया गया था। बच्चे को सार्वभौमिक रूप से एक मनुष्य के रूप में पहचाना जाता है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व आत्मिक रूप से स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकास करने में सक्षम हो। भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की, जबकि 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया था। बाल अधिकार संबंधी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन को निषेध किया गया है। ऐसे बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा उसे शोषण से बचाना है। इस अधिनियम का कोई अपवाद नहीं है, अतः यह अत्यंतिक है। अनुच्छेद 39 बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना तथा बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त संविधान में बालकों को वयस्कों के समान ही बराबर व समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध अधिकार, अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आदि शामिल है। बाल अधिकार संरक्षण कानून। बाल अधिकार संरक्षण कानून 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए। बालक को जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। दूसरा, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम न हों। राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाए जाएं। जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, राज्य द्वारा उन्हें शिक्षा देने के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। छठवां है, राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रतिभा संपन्न बच्चों को पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे बच्चों में समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। महिला एवं बाल अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। संसद ने अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए यह पारित किया है। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग कर 1986 का अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम ने महिलाओं एवं बालकों को अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार महिलाओं एवं बच्चों को क्रय विक्रय तथा व्यापार एक दंडनीय अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम वर्ष 1929 में पारित किया गया था, जिसे इसके प्रस्तावित हरविलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट कहा जाता है। इसके तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थान पर वर्ष 2006 में अधिक प्रगतिशील एवं प्रभावी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया, जिसके तहत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किए गए हैं जो बाल विवाह की इजाज़त देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी कर घरों एवं होटलों में बाल श्रम और प्रतिबंध लगा दिया है। इस अधिनियम के अनुसार
खतरनाक सूची में सम्मिलित 13 व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में किसी बालक को 5 से 14 वर्ष को नियोजित करना या लगाना अपराध है। इसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक कारावास अथवा 10,000 से 20,000 रुपये तक का दंड या दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू। बाल विवाह के आयोजन पर रोक। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 बाल श्रम अधिनियम 1986 का संशोधन है। 14 साल से कम उम्र के बालक से शारीरिक श्रम कराना गैर कानूनी। 14 से 18 साल के बालकों के लिए खतरनाक घोषित क्षेत्रों में काम करने पर निषेध। पॉक्सो अधिनियम 2012। पॉक्सो का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण हेतु अधिनियम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की व्याख्या तय की गई है। बच्चों का यौन उत्पीड़न, गैर जमानती अपराध। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित हैं। बाल नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम अधिनियम 1986, बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार 1961, शिशु अधिनियम 1961। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 का को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया, जो 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के उपरांत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह अधिनियम 7 अध्याय तथा 38 खंडों में विभक्त है, जो निम्नवत है। पहचान इसकी कैसे निरीक्षण प्रविधि, चिकित्सा परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, एकल अध्ययन विधि, शैक्षिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य: सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, शिक्षक के स्तर में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। इस योजना को 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। उद्देश्य: ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे। चिंताग्रस्त, अंतर्मुखी, सांवेगिक, स्थिर, विशिष्ट बालक, आत्मकेंद्रित, निष्क्रिय, कभी कभी उग्र, एकाकी। विद्यालयों को दी जाने वाली सामग्री सुविधाएं। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को निम्न शिक्षण सामग्री सुविधाएं प्रदान की गई। विद्यालयों में 2 बड़े कमरे तथा बरामदा हो। कमरा कम से कम 30 वर्ग मीटर का हो तथा बरामदा 9-10 फीट का हो। विद्यालय में 2 शिक्षक अवश्य हों, जिनमें से एक महिला शिक्षिका का प्राथमिक विद्यालय में होना आवश्यक है। विद्यालय एवं कक्षा को आकर्षक बनाया जाए। शिक्षक उपकरण, कक्षा शिक्षण सामग्री, चटाई कुर्सी, मनोरंजन सामग्री, विज्ञान उपकरण, श्रव्य उपकरण, रेडियो, शौचालय, संगीत उपकरण, ढोलक, तबला आदि। सेवारत अध्यापकों को विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, पी मोस्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन सन 1986 में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल सिफारिशों को अवगत कराना है। पहचान इसके कैसे: उपलब्धि परीक्षण, प्रवणता परीक्षा, बुद्धि परीक्षाएं, संबंधित व्यक्तियों से एकत्र सूचना। सन 1980 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पी मोस्ट कार्यक्रम में समायोजित कर दिया गया। फलतः पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के शिक्षकों के नेतृत्व विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था हो गई। अनुकरण विधि रुचिपूर्ण अधिगम होता है। आदर्श ज्ञान को सीखना, क्रिया के प्रति विश्वास, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ओरिएंटेशन फ्रॉम प्राइमरी टीचर, सॉफ्ट। इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए सन 1993-94 में शुरू किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम तैयार करता है। बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट BEP,
राज्यवार संचालित इस योजना के आयोजन का मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। पिछड़े बालकों तथा महिलाओं का सशक्तिकरण भी इस योजना के केंद्र में रहा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से अस्तित्व में है। दिव्यांग बालक, अस्थि दिव्यांग, बहुदिव्यांग, श्रवण बाधित दिव्यांग, दृष्टि बाधित दिव्यांग। बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य IQ MA/CA इंटू 100। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। DPEP का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ साथ काम करना था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित हुआ। प्रथम चरण देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। धीरे धीरे यह योजना 18 राज्यों के 273 जिलों तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे इसमें कमी आती गई तथा वर्तमान में मात्र 123 जिलों में यह योजना चल रही है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से गति लाना तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना था। महिला व्याख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 ईस्वी में शुरू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन, संपूर्ण साक्षरता अभियान। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पश्चात 26 जनवरी 1989 को केरल राज्य ने एक विकल्प के रूप में एर्नाकुलम जनपद में संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभ किया एवं फरवरी 1990 तक पूरे जनपद को साक्षर बना दिया। इसकी सफलता को देखकर केरल ने राज्य स्तर पर साक्षरता अभियान शुरू किया। फलतः राज्य की साक्षरता दर 91% तक पहुंच गई। जनशाला कार्यक्रम वर्ष 2002 से 2003 के मध्य लखनऊ जनपद में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप 8 अक्टूबर 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2001 से शुरू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य: वर्ष 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को जोड़ना। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा बुनियादी शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2010 तक सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना तथा एक समान गुणवत्ता पूर्वक प्रौढ़ शिक्षा देना है। इस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण या फिर भवन नहीं है, उनके भवन बनाना और उनकी मरम्मत करवाना है। सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता है और देश की 11 लाख बस्तियों को 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य: वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्रॉप आउट को कम करना, विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना, लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना, बच्चों के सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं: अधिगम, आजीवन, सक्रिय, परिवर्तनशील, सतत, विवेकपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGL। बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGL के नाम से चलाया गया, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायतवार योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। इस कार्यक्रम को जुलाई 2003 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। NPEGL की आवश्यकता क्यों? समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाने के लिए, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बालिका शिक्षा के उन्नयन व संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में स्थापित करना। NPEGL के उद्देश्य:
शिक्षा में लैंगिक अंतराल जेंडर गैप को कम करना। चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में 100% नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए गए। कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं में लिखने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए वर्ष 2005-06 में 9392 मॉडल क्लस्टर के प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को लकड़ी की चौकी उपलब्ध कराई गई। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। प्रदेश सरकार ने 1 से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया था। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। 100% नामांकन व बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को की संख्या 0 तक लाना सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किए जाने थे। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना नेक्स्ट है। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। केजीबीवाई का उद्देश्य दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। विद्यालय के आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्रदान करना तथा आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना है, जैसे भोजन, किताबें तथा पेंसिल आदि पर किए गए व्यय से मुक्त करना। जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना। 75% तक अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं का तथा 25% तक गरीबी से नीचे रह रही बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करना। समेकित बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम 2 अक्टूबर 1975 को भारत में एक देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसे समेकित बाल विकास सेवा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2008-09 तक समेकित बाल विकास परियोजना से समन्वय स्थापित कर 9180 आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया गया। इसे हेतु ECC कार्यक्रम कतरी तथा सहायिका को प्रशिक्षण पर मानदेय, केंद्र संचालन सामग्री क्रय तथा खेल सामग्री क्रय हेतु धनराशि का व्यय किया गया। सहायिका केंद्र पर बच्चों की देखभाल एवं आवश्यकता पड़ने पर घरों से बच्चों को केंद्रों पर आने व ले जाने की व्यवस्था करती है। शिशु कक्षा कार्यक्रम में बच्चों पर कोई तनाव व बोझ डाले बिना शिशु के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने की बात रखी गई। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना MDM स्कीम। मध्याह्न भोजना एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी योजना है। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत होने के कारण यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रही है। MDM योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, जिसके अंदर कक्षा 1 से 5 तक के प्रदेश के राजकीय परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किग्रा गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान समय में इस व्यवस्था का विस्तार करके कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। मध्याह्न भोजन वितरण योजना का उद्देश्य। मध्याह्न भोजन वितरण योजना के क्रियान्वयन से भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया। प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा इस सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में EGS एवं AIE केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। विद्यालयों में छात्रों की संख्या का बढ़ाना। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट को कम करना। बच्चों में भाईचारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बैठाकर भोजन कराना, जिससे उनमें अच्छी समझ पैदा हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा 2019। शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह एक ऐसा उत्प्रेरक साधन है जिसके देश का भविष्य रूपांतरित हो सकता है। भारत की 1.2 अरब जनसंख्या का लगभग आधा 26 वर्ष से कम है और यह संभावना है कि वर्ष 2026 तक 29 वर्ष की औसत आयु के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश होगा। इस जनसांख्यिकी का लाभ उठाने तथा लोगों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अकादमिक क्षेत्र एवं इंडस्ट्री में लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करना होगा।
उल्लेखनीय है कि देश की विशाल युवा आबादी की समकालीन एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वर्ष 1992 में संशोधित में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 31 मई 2019 को डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे के समक्ष प्रस्तुत किया। यह मसौदा अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहन योग्यता और जवाबदेही के आधारभूत संरचना पर निर्मित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके देश को एक नए न्यायसंगत और जीवन समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है। वर्ष 2022 तक शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र में आमूल चूल परिवर्तन करना ताकि रटने के प्रचलन को खत्म किया जा सके। वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्वक विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना। वर्ष 2025 तक 5वीं कक्षा एवं उससे ऊपर के सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित कर सकें। वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। स्कूली शिक्षा के सभी स्तर के सभी विद्यार्थियों का शिक्षण जो उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यता वाले प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों द्वारा हो। एक सम सम समतामूलक और समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना, जिससे सभी बच्चों को सीखने और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हों और परिणाम स्वरूप वर्ष 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफल के स्तर पर समानता सुनिश्चित हो। उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना और वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कम से कम 50% तक बढ़ाना। बच्चों को एक ज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास के चरणों के आधार पर 5+3+3+4 रूपी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना। मूलभूत चरण आयु 3 से 8 वर्ष, 3 वर्ष का पूर्व प्राथमिक प्लस ग्रेड 1-2, प्रारंभिक चरण में 8 से 11 वर्ष, ग्रेड 3 से 5 तक, मध्य चरण 11 से 14 वर्ष, ग्रेड 6 से 8 तक, माध्यमिक चरण 14 से 18 वर्ष, ग्रेड 9 से 12 तक। शिक्षकों हेतु न्यूनतम डिग्री अर्थात 4 वर्षीय एकीकृत चरण वाले विशिष्ट बीएड कार्यक्रम के रूप में निर्धारित होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों ने के पुनर्गठन की योजना भी प्रस्तावित है। टाइप 1 विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर केंद्रित संस्थान। टाइप 2 अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ ही विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर केंद्रित संस्थान। टाइप 3 पूर्व स्नातक शिक्षा अंडर ग्रेजुएटेड एजुकेशन पर केंद्रित उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण को समर्पित संस्थान। यह कार्यक्रम 2 मिशनों द्वारा संचालित होगा, मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला। 3 से 4 साल की अवधि के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, बीओसी की पुनः संरचना होगी और इसमें कई प्रवेश और निर्गम के विकल्प उपलब्ध होंगे। केंद्र और राज्यों के बीच प्रयासों के समन्वय के लिए नए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता निर्मित करने के लिए तथा एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति के सृजन हेतु एक सर्वोच्च निकाय नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण होगा। भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने तथा पाली, फारसी और प्राकृति के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई। 3 जून 2019 को नई शिक्षा की नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को संशोधित मसौदा जारी किया, जिसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य करने में के विवादित प्रावधान को हटा दिया गया है। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्य दलों में नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले का जबरदस्त विरोध किया था और आरोप लगाया था कि यह गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी भाषा थोपने जैसा है। वर्ष 1968 से तमिलनाडु राज्य में तमिल और अंग्रेजी का द्विभाषी फार्मूला चल रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार यह मसौदा रिपोर्ट है, न कि अभी कोई नीति। इससे जुड़े सभी पक्षकारों की राय मांगी गई है। आम जनता की राय तथा राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। एनसीएफ 2005 एवं प्रारंभिक शिक्षा। जीवन के प्राथमिक अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर की दुनिया में नई नई चीज़ों को खोजने में तथा उनसे आनंद प्राप्त करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए।
किस तरीके से पढ़ाया जाए। बाल केंद्रित शैक्षिक संकल्पना को मूर्त रूप देने का सबसे सशक्त माध्यम है पाठ चर्चा। इसलिए पाठ चर्चा में बच्चों के अनुभव, उनके स्तरों तथा उनकी सक्रिय सहभागिता को वरीयता दी जानी चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में अस्तित्व में आई, जिसमें पाठ चर्चा निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन पद्धति से मुक्त करना, पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बच्चों की चहुमुखी विकास की ओर उन्मुख हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई, जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है तथा शिक्षक को सुविधादाता की भूमिका में प्रस्तुत करता है। एनसीएफ 2005 करके सीखने रटन प्रणाली से मुक्त पर बल देता है। यह दस्तावेज ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, बालकों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करता है एवं बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराता है। इस दस्तावेज में निहित है कि भाषा में त्रिभाषा के साथ बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। एनसीएफ 2005 एक दृष्टि में अध्याय एक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा के लक्ष्य, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए की कसौटी पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। त्रिभाषा सूत्र। प्रारंभ एवं क्रियान्वयन की स्थिति। प्रारंभ वर्ष 1961 में पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर अपने अपने राज्य में भाषा सिखाने को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें त्रिभाषा सूत्र उभर कर सामने आया। वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन किया गया था। पहली भाषा, स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा, हिंदी भाषा राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो। तीसरी भाषा, यह वह भाषा होगी जो दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई न जा रही हो। हिंदी भाषा राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा। क्रियान्वयन की स्थिति। पुडुचेरी, तमिलनाडु और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों ने त्रिभाषा फार्मूले और 3 भाषाओं को लागू किया है। इन राज्यों के स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी और राज्य की आधिकारिक भाषा पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और त्रिपुरा में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषी राज्यों ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल नहीं किया। हिंदी भाषी राज्यों में से कई में संस्कृत किसी भी आधुनिक क्षेत्रीय भाषा के बजाय तीसरी भाषा बन गई, जबकि तमिलनाडु जैसे गैर हिंदी भाषी राज्य द्विभाषा सूत्र के माध्यम से संचालित होते हैं। तो इसका अध्याय 2 है सीखना और ज्ञान। ज्ञान के प्रकृति और बच्चों में सीखने की क्षमता पर चर्चा की गई है। अध्याय 3 पाठ्य चर्चा क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन में उन सुझावों के सैद्धांतिक आधारों का निरूपण किया गया है जो पाठ्य चर्चा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। अध्याय 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परीक्षण करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि बच्चों के अधिगम को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अध्याय 5 व्यवस्थागत सुधार में चर्चा की गई है कि सक्रिय गतिविधियों के जरिए बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान स्कूली व्यवस्था में किस प्रकार के व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत होगी, ताकि बच्चा कक्षा के अनुभवों से ज्ञान का सृजन कर सके तथा शिक्षण बच्चे की सीखने की सहज इच्छा को समृद्ध करे, न कि ज्ञान की सूचना प्रदान करे। ब्रिटिश कालीन शिक्षा। 15वीं से 18वीं सदी के दौरान पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि यूरोपीय वासियों के भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन लोगों ने शिक्षा को ही माध्यम बनाया। इस काल के दौरान व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का विविध शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी एलिजाबेथ ने आज्ञा पत्र से तंजौर, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास तथा बम्बई में दाना सीरीज विद्यालय खोले, जहां निर्धन वर्गों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। नूरुल्लाह एवं नायक के अनुसार ग्रांट को कभी कभी आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है।
आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली। 1813 का आज्ञा पत्र। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के आज्ञा पत्र ने भारत में शैक्षिक विकास को नवीन शिक्षा दी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कम से कम 1-1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष व्यय करना निर्धारित किया गया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद। सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उनकी शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए। प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा पर परिणाम स्वरूप यह विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे प्राच्य पश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। प्राच्य पश्चात्य विवाद। 1813 का आज्ञा पत्र। भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा पर व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कम से कम 1 लाख प्रतिवर्ष। शिक्षा, प्राच्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा का प्राच्यवादी दल ने समर्थन किया, पाश्चात्यवादी दल ने भी समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो, पाश्चात्यवादी दल में थे लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, और पाश्चात्यवादी दल में नवयुवा ईसाई पादरी राजा राम मोहन राय। कंपनी के पुराने व अनुभवी कर्मचारी भी थे। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे, जो देशवासियों को विभिन्न धर्मों तथा जातियों में विभक्त करके शासन करना चाहते थे, जबकि पाश्चात्यवादी दल का मानना था कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मृत प्राय हो गई है। 1833 का ज्ञापत्र। शिक्षा अनुदान को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। किसी भी भारतवासी को अपने धर्म के जन्म स्थान तथा वर्ग के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से न रोका जाए। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया गया। लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बना। मैकाले का विवरण पत्र 1835। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया। उस समय तक प्राच्य पश्चात विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बैंटिक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया, क्योंकि उनका मानना था कि मैकाले जैसा विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता था। मैकाले ने कानूनी सलाह लेने तथा दोनों दलों के वक्तव्यों को सूक्ष्म अध्ययन करके अपनी सलाह को विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को बैंटिक के पास भेज दिया, जिसके 2 प्रमुख अंश निम्नवत हैं। 43 धारा की व्याख्या। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय विद्वान केवल मुस्लिम मौलवी या संस्कृत पंडित न होकर अंग्रेजी भाषा व साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। व्यय हेतु सरकार पर प्रतिबंध नहीं है, वह अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार व्यय कर सकती है। अंग्रेजों के पक्ष में वह तर्क। मैकाले के अनुसार भारत में के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक और वैज्ञानिक शब्दकोश का अभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गंवार हैं कि जब तक उनको बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाए तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरल से अनुवाद न हो सकेगा। मैकाले ने अंग्रेजी की श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर पहुंचे, बूंद बूंद कर करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर 1823 को अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत से व्यक्तियों का थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। विभेद का निषेध अनुच्छेद 15 में दिया है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। पालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ज्ञान देने के बजाय थोड़े से थोड़े व्यक्ति को बहुत सा ज्ञान देने का अधिक उत्तम और निरापद है। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकारा और 24 नवंबर 1839 को अपने विवरण पत्र में इसकी घोषणा की थी। आकलैंड का घोषणा पत्र 1839। उसने प्राच्य पश्चात विवाद को समाप्त कर दिया। उसने प्राच्यवादियों को शिक्षा पर व्यय हेतु धनराशि में वृद्धि कर दी। योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाएगा। संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे वह अंग्रेजों पर खर्च की जाएगी। वुड का घोषणा पत्र 1854। ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा से संबंधित
एक अस्थायी शिक्षा नीति के निर्माण हेतु एक संसदीय समिति की नियुक्ति की, जिसमें सन 1854 में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस विस्तृत घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, कहा जाता है। एन बसु के अनुसार वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार था। सर फिलिप हार्टोग के अनुसार यह घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा नीति, शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 घोषणाएं की गई, जो निम्नलिखित थे। शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर, जन शिक्षा विभाग की स्थापना, प्रशासन, शिक्षा और वित्त सहायता, अनुदान प्रणाली। शिक्षा संरचना, शिक्षा की संरचना से संबंध 2 घोषणाएं की गई, जो निम्नलिखित हैं। शिक्षा संरचना, शिक्षा के स्तर, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, 4 स्तर होंगे, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल व उच्च शिक्षण विधि। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं और अंग्रेजी स्वीकार किया गया, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगी। इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित है। शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। शिक्षा अंग्रेजी व देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यालयी प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। व्यवसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित दिया जाए। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। हंटर आयोग 1882। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक भारतीय शिक्षा आयोग शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1854 के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया। इस प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग भी कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित इस भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। हंटर आयोग वर्ष 1882, अध्यक्ष विलियम हंटर, कारण वुड घोषणा पत्र के बाद हुई प्रगति की समीक्षा। इसका मुख्य सुझाव निम्नवत है। प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो। प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो। यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को देसी भाषा में जनता की शिक्षा माना जाना चाहिए, जो उनके जीवन की स्थिति के सबसे अनुकूल विषयों के अध्ययन पर आधारित हो। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के हवाले किया जाए। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। इन सुझावों को निम्नांकित रूप में दर्शाया जा सकता है। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा नियंत्रण भाषा व्यवहारिक देसी होनी चाहिए। साहित्यिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा उच्च शिक्षा में स्थानीय जिला परिषद और नगर पालिका। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। वर्ष 1902 में सरकार ने सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में रैली आयोग का गठन किया था, जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना था, उसकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव देना था। इस आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया। कर्जन की शिक्षा नीति 1904। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति प्रकाशित की। इसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों तथा संभावित सुधारों का उल्लेख था, जो निम्नलिखित रूप से दर्शाए जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण प्रशिक्षण 2 वर्ष। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा। किंडरगार्टन की प्रणाली का प्रयोग। माध्यमिक शिक्षा में गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए सरकारी मान्यता आवश्यक। माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों एक आदर्श भूमिका में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति। व्यवसायिक विषय। उच्च शिक्षा में शिक्षा स्तर की उन्नति के विशेष प्रयास। गोखले विधेयक 1911। गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को शाही विधान परिषद इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल न होने के कारण उन्होंने पुनः इस विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके सुझाव निम्नवत है। अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। पहले अनिवार्य शिक्षा केवल 6 से 10 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा में लागू किया जाए। तत्पश्चात सुविधा होने पर बालिकाओं की शिक्षा में भी लागू कर दिया जाए। शिक्षा प्रगति का हर वर्ष निरीक्षण किया जाए। सैंडलर आयोग 1917-19। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा निवारण के लिए किया गया, परंतु इसके सुझाव देश के लगभग सभी विद्यालयों पर लागू हुए थे। हार्टोग समिति 1929। भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं को अध्ययन एवं सुझाव के लिए 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसको हार्टोग समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने निम्न बातों की अनुशंसा की। देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ, परंतु प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सका। अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाए। विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। शिक्षकों के वेतन तथा योग्यताओं में सुधार की जरूरत है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। उच्चतर पर पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो।
वुड एबॉट रिपोर्ट 1937। हार्टोग समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सन 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन किया। बोर्ड ने दिसंबर 1935 में शिक्षा सुधार संबंधी कई प्रस्ताव दिए, जिस पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने वर्ष 1936 में इंग्लैंड को ही प्रसिद्ध शिक्षाविदों को भारत आमंत्रित किया, जो निम्नवत थे: एच वुड, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस शिक्षा बोर्ड इंग्लैंड; एबॉट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टेक्निकल स्कूल अवकाश प्राप्त। वर्धा का मौलिक प्रस्ताव 1937। महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं मानवता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने समाचार पत्र हरिजन में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वर्धा योजना कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। वर्धा योजना के मूल रूप से गांधी जी के विचार थे। अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी: शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, शिक्षा का जीवन से संबंध हो, शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव जागृत हो, पाठ्यक्रम में गणित, सामाजिक विषय, कृषि, कताई बुनाई, विज्ञान व भारतीय भाषा व कला शामिल हो, शिक्षा क्रियात्मक एवं सहसंबंध विधि पर आधारित हो। सार्जेंट योजना 1944। सन 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। सर जॉन सार्जेंट सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे, जिनके नाम पर इसे सार्जेंट योजना प्लान कहा जाता है। इस योजना के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे: 3 से 6 वर्ष आयु के समूह हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 6 से 11 वर्ष तक के आयु के समूह हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इंटरमीडिएट का उन्मूलन, कुछ चयनित बच्चों के लिए उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्ष का विश्वविद्यालय कार्यक्रम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। 200 वर्षों का लंबा अंतराल किसी भी व्यवस्था को धूमिल कर देता है। हमारे देश ने अपनी सभ्यता व संस्कृति को जिस माध्यम से सुरक्षित रखा था वह थी शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद नवीन सरकार के समक्ष यह चुनौती थी कि शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप कैसे पुनर्जीवित किया जाए। ब्रिटिश काल में शिक्षा विकास पर गठित समितियां, वो ये देख लीजिए, पूरा ईयर वाइज दिया गया है जो अभी मैंने बताया। भारत में विभिन्न शिक्षा आयोग समितियां गठित की गई, जिन्होंने अलग अलग स्तर पर शिक्षा के विकास पर विचार तथा सुझाव दिए। कुछ आयोग समितियां निम्नलिखित: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949, विश्वविद्यालयी शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए तथा उच्च शिक्षा को पुनः संगठन के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद व अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 10 सदस्यीय इस आयोग ने 1949 में अपना प्रतिवेदन दिया, जो कि 18 अध्यायों में विभक्त, जिसमें 207 संस्तुतियां थी। राधाकृष्णन की अध्यक्षता के कारण इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत ने प्रथम आयोग में डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, सर जेम्स एम डाफ, डॉक्टर कर्म नारायण बहल मुख्य सदस्य। सुझाव: पूर्व माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव। ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना। ग्रामीण विश्वविद्यालय में 300 छात्र तथा संबद्ध महाविद्यालय में 2500 से ज़्यादा छात्र न हों। उच्च शिक्षा 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 प्रणाली। शिक्षा: धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मौन ध्यान, स्नातक, स्नातक प्रथम वर्ष धार्मिक नेताओं की जीवनी, तृतीय वर्ष धार्मिक ग्रंथ, तृतीय वर्ष धर्म व दर्शन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस होने पर सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिए। सन 1951 में उन्होंने अपने सुझाव में दोहराया और कहा कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय है तथा उसके ग्रहणार्थी के समक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा व्यवसाय खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षाओं का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि ग्रहणार्थी अपनी अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर लाभ ले सकें। बोर्ड के सुझाव पर 23 दिसंबर 1952 को भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की घोषणा की। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में 9 सदस्य और 1 उप सचिव थे। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को 15 अध्यायों में 240 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सुझाव: आयोग ने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा को लाभप्रद बनाने हेतु अपने सुझाव दिए, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं: प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना, सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की उम्र 11 वर्ष से 17 वर्ष होनी चाहिए, बहुउद्देशीय स्कूल मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और संघीय भाषा हो,
पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा वर्तमान जीवन से संबंध हो। अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था। पाठ्यपुस्तकों को स्तर को ऊंचा करने के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तक समिति का गठन। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग 1964-66। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। वर्ष 1964 में भारत को केंद्रीय सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली का नया आकार एवं दिशा देने के लिए उद्देश्य से कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के उप शीर्षक से वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। कुल 17 सदस्यों वाले इस आयोग में 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। इसके सचिव जेपी नायक थे। आयोग के अन्य सदस्यों में श्री पी एन कृपाल, सी एच एस एल्विन और प्रोफेसर सतदोषी हारा, सी आर ए गोपाल स्वामी, डॉक्टर वी एस शाह, डॉक्टर बी पी पॉल, डॉक्टर त्रिगुण सेन, प्रोफेसर एस ए सोमोवस्की, श्री एम थॉमस, श्री जे एफ मैकडूगल आदि थे। इस आयोग ने 673 पृष्ठों का एक बृहद प्रतिवेदन तैयार किया, जिसके बारे में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला ने कहा, यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए महाधिकार पत्र है। इसमें राष्ट्र तथा समाज सेवा अध्यापकों के वेतन, त्रिभाषा सूत्र आदि पर विचार किया गया। सुझाव: आयोग ने संपूर्ण भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया व उसके पुनर्गठन संबंधी कुछ सुझाव दिए जो निम्नवत है। विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का अभिन्न अंग बनाना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शोध में सुधार, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, सामाजिक न्याय के उच्च आदर्श, समाज सेवा को प्रोत्साहन। निम्न माध्यमिक स्तर पर अगले 20 वर्ष में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 1:3 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर 1:2 का अनुपात निश्चित किया गया। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और विकास हेतु डीन स्टूडेंट वेलफेयर की नियुक्ति हो, जिससे छात्रों की समस्या का समाधान हो सके तथा शैक्षिक परिषदों में छात्रों को प्रतिनिधित्व हो। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना की जाए। प्रमुख शिक्षा समितियां: मेजर एजुकेशन कमिटीज, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1952-53, गठन 1952 में। गठनकर्ता शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, अन्य नाम माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति। उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का विकास। मुख्य सुझाव: संस्कृति को हिंदी भाषा के साथ अनिवार्य कर दिया जाए। तकनीकी शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थापना। छात्रों का संचय अवलोकन करना। दुर्गाबाई देशमुख समिति 1957-59, गठन 1958-1957 में अनुमोदन। गठनकर्ता भारत सरकार। योजना आयोग के सुझाव पर अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। परिषद के अध्यक्ष, सदस्य कुल 9 सदस्य। उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा में सुधार एवं विकास। मुख्य सुझाव: राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना, राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन, सह शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय की स्थापना, उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा। श्री प्रकाश समिति 1959, गठन 1959, गठनकर्ता भारत सरकार। अध्यक्ष श्री प्रकाश जी। उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षा का निवारण। मुख्य सुझाव: नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान, महान विभूतियों के जीवन वृत्त एवं उपदेशों को सम्मिलन, नीति शास्त्र एवं दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन, सामाजिक मूल्यों तथा देशभक्ति के अध्यायों का सम्मिलन, समय समय पर अनुभवी आध्यात्मिक महापुरुषों का व्याख्यान हेतु बुलाना। हंसा मेहता समिति 1961-64, गठन 1 दिसंबर 1961 को हुआ। गठनकर्ता राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, अध्यक्ष श्रीमती दाक्षा सरन, अध्यक्ष श्रीमती हंसा मेहता, सदस्य 11 थे इसमें। उद्देश्य महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श, लड़कियों की शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम विस्तार। मुख्य सुझाव: प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा अनिवार्य, उच्च स्तर पर सह शिक्षा ऐच्छिक, माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की आवश्यकता अनुसार शिक्षा, उच्च स्तर पर महिलाएं हेतु व्यावसायिक शिक्षा, लड़के लड़कियों में परस्पर उचित दृष्टिकोण के विकास हेतु आवश्यक यौन शिक्षा। 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षित समिति 1973, गठन 1973, गठनकर्ता भारत सरकार। अध्यक्ष श्री पी डी शुक्ला। उद्देश्य कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा स्वीकार 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे को लागू करने हेतु व्यवहारिक उपाय। मुख्य सुझाव: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित पाठ्यक्रम को स्वीकृत करना। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 और कक्षा 10 में सामान्य पाठ्यक्रम, इंटरमीडिएट कक्षा 11 और कक्षा 12 में विशेष पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा में परंपरागत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक। आदिशय समिति 1977-78, गठन 1977, गठनकर्ता भारत सरकार। अध्यक्ष डॉक्टर एम ए आदिशय, अन्य नाम +2 राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति, सदस्य 27। उद्देश्य +2 के स्तर के पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण के संबंधित जांच। मुख्य सुझाव: +2 स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली तथा क्रेडिट प्रणाली को अपनाना,
व्यावसायिक शिक्षा धारा में तकनीकी विषयों में प्रयोगात्मक कौशल एवं रोजगार से संबंधित विषयों को सम्मिलित। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93 सन गठन 1992 गठनकर्ता भारत सरकार। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। सदस्य 8। उद्देश्य पाठ्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु स्कूली छात्रों विशेष रूप से छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के। मुख्य सुझाव पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। स्कूल बस्ते का बोझ कम करना। प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य न दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों में जन साधारण की भाषा विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन, एजुकेशन एंड एवल्यूएशन। शिक्षा सतत रूप से चलने वाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से प्राप्त करने के लिए अध्यापकों, प्रशासकों एवं शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों से निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्ति रुचि, अधिगम शैली आदि अनेक चरों को मापन किया जाता है। छात्रों के अतिरिक्त अध्यापक वृंद, कर्मचारी वर्ग, अभिभावकगण, प्रशासकगण तथा समाज का प्रबुद्ध वर्ग आदि सभी शिक्षा प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। गुण अथवा विशेषता का यह वर्ण गुणात्मक भी हो सकता है तथा मात्रात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह छात्रों की अध्ययन आदतों तथा शिक्षण की विधियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता करता है वरन उसमें सुधार भी करता है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण भी निहित रहता है। क्विलिन व हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। एमन डेंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को लिखित निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किस सीमा तक हो रही है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हो रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं कुछ। फ्रोबेल ने प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना कहाँ पर की? ब्लैकू वर्ण में। अनेकता में एकता का सिद्धांत किसके विचारों की विशेषता थी? ये थी फ्रोबेल की। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है व्यक्तिगत की बहुआयामी विकास। मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? अच्छा नागरिक। अभिवृत्ति संकल्पना, कौशल तथा ज्ञान उपज है सीखने की प्रक्रिया का। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन को त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट, मापन। मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मापन केवल बालकों की उपलब्धियों की जांच का एक साधन मात्र है जो बालकों की प्रगति के प्राप्तांकों में व्यक्त करता है। मूल्यांकन में मापन और जांच दोनों ही सम्मिलित हैं। बालकों की रुचियों, आकांक्षाओं, आवृत्तियों, जानकारी आदि विशेषताओं की जानकारी के लिए जांच शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीसी हेल्टमेस्टेटर स्टेडटर के अनुसार मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट स्टोन के अनुसार मापन में विषय वस्तु अथवा विशेष कुशलताओं तथा योग्यताओं की उपलब्धि के एकांकी पक्षों पर बल दिया जाता है, परंतु मूल्यांकन में व्यक्ति से संबंधित परिवर्तनों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों पर विशेष बल दिया जाता है। एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मैरिसन के अनुसार मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र के किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। रिचर्ड एंड लिंडमैन के अनुसार मापन को किसी मान्य के नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व के अंकों को किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं में को वांछनीयता पर दृष्टिगत किया जाता है। मापन किसी छात्र के संबंध में धारणा व्यक्त नहीं करता, जबकि मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन के लिए अधिक श्रम और समय की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु मूल्यांकन में अधिक श्रम और समय की आवश्यकता पड़ती है। अंक प्रदान करना ही मापन है, परंतु अंक प्रदान करने के पश्चात अंकों का मूल्य निर्धारित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। सीखने या अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। अध्ययन से जो भी कुछ सीखा जा रहा है वह बच्चे या व्यक्ति के विकास में कितना प्रभावी हो रहा है, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन से ही प्राप्त होती है। इसलिए यह जरूरी है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत रूप से थोड़ी थोड़े समय के अंतर के बाद, जब तक कि अध्ययन की प्रक्रिया का समय पूरा नहीं हो जाता, जारी रखना चाहिए। इस मूल्यांकन का लाभ यह होता है कि वर्तमान समय में जो मार्गदर्शन बच्चों को मिल रहा है वह कितना प्रभावी है, यदि प्रभावी नहीं है तो किस प्रकार संचालित किया जाए कि भविष्य में प्रभावी हो सके, तथा उसे अगले पाठ्यक्रम के लिए आधारभूत ज्ञान के आधार पर प्रोन्नत और स्थानांतरित किया जा सके। यही नहीं, मूल्यांकन के द्वारा जहां न्यून प्रवृत्तियों वाले छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बेहतर उपलब्धियों के लिए तैयार किया जा सकता है, वहीं उच्चतर प्रवृत्तियों वाले छात्रों को अपने ज्ञान संवर्धन के लिए नए और बेहतर मार्गदर्शन और श्रेष्ठतर बनाया जा सकता है। बहुत से शिक्षक यह सोचते हैं कि पुनः पुनः परीक्षण को दोबारा बच्चों को अंक और अभ्यास देकर उनके अंकों की रिपोर्ट कार्ड में अंकन करके औसत से उनका वर्गीकरण करके उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। सच बात तो यह है कि मूल्यांकन से तात्पर्य बच्चे की वय सीमा के अनुसार उसे समाज में लिखने, पढ़ने, गणना करने तथा अभिव्यक्ति के अलावा एक बेहतर व्यक्तित्व के विकास के सर्वांगीण मूल्यांकन से है, जिसे कुछ परीक्षणों द्वारा ही नहीं मापा जा सकता है। अपितु प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे सामाजिक कार्य, पर्यावरण कार्य, उत्तरदायी नागरिक बनने, विनम्र एवं परोपकारी बनने, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने, नैतिक मूल्यों के प्रति लगाव एवं नवीन ज्ञान अर्जन के प्रति जिज्ञासा आदि का मापन मूल्यांकन का उद्देश्य है। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए विभिन्न विधाओं के पारंगत परामर्शदाता शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षक का कार्य छात्र को किसी भी सुनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग प्रदान करना है। साथ ही मूल्यांकन का मापन भी इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना है। अधिगम से प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन। अधिगम से प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन। इस मूल्यांकन से तात्पर्य है कि किसी विधा को सीखने के मापन के लिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई गई है वह कितनी वैध है और क्या उसके द्वारा सही में इसका मूल्यांकन समुचित तरीके से संभव है। इस दो रूपों में समझा जा सकता है। एक तो यह कि मूल्यांकन के लिए अपनाया गया तरीका सही है या नहीं। दूसरा, इसके द्वारा किया गया मूल्यांकन क्या उस विशेष विधा की परिलब्धियों को बच्चे में स्थापित करना सही रूप में प्रतिबंधित करता है। जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह पूछा जाए कि उनकी क्षमता कितनी है, तो इसके लिए बुद्धि परीक्षण, मानसिक दक्षता या अभिवृत्ति परीक्षण से प्राप्त अंकों के आधार पर बच्चे की क्षमता का आकलन किया जाता है और यही मानक मानकर उसका मापन होता है। परंतु यह शत प्रतिशत उपयुक्त एवं सही मूल्यांकन प्रक्रिया है, इससे सहमत होना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि स्पष्ट गुणधर्मों एवं मनोभावों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है। यही नहीं, कुछ अस्पष्ट से निश्चित किए गए दक्षता के मानकों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन बहुत कुछ वांछनीय उपायों को अपनाने के लिए रेखांकित करता है। इस संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि यह देखना शिक्षक का कार्य है कि बच्चा अपेक्षित दिशा में अपेक्षित उपलब्धि क्यों नहीं अर्जित कर पा रहा है। किसी भी प्रकार के बुद्धि परीक्षण यह निश्चित नहीं कर सकता कि किस बिंदु पर बच्चे की उपलब्धि न्यून है या सामान्य है। यह तो सतत रूप से बच्चे के व्यक्तित्व को समझ कर ही आकलित किया जा सकता है। अतः एवं अर्जित ज्ञान के मापन के लिए दिए दिए गए परीक्षण की वैधता, मानक स्तर, विश्वसनीयता एवं निदान की क्षमता का परीक्षण जरूरी है। तभी वह बच्चे के व्यक्तित्व का समेकित मूल्यांकन करने में सक्षम होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य, एम्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्र की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को आकलन किया जाता है। पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करना है। उपयोगी पाठ्य पुस्तकों तथा आवश्यक या व योग्यता अनुसार विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का चयन, वर्गीकरण व व्यवस्थापन, प्रमाण पत्रों का वितरण तथा शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
विद्यार्थियों का व्यावसायिक निर्देशक, विद्यार्थियों का शैक्षिक निर्देशक। जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया वांछित लक्ष्यों को पूरा कर रही है अथवा नहीं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन द्वारा होती है। ट्रेड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के गुण। शिक्षण की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री, शैक्षिक तकनीकी एवं विद्यालय का आधारभूत ढांचा आदि सभी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करते हैं और उसके ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करते हैं। कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन आदर्श स्थिति है जिसका सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्यतः अनुसरण किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि इस स्थिति के प्रति उदासीनता बरती गई तो छात्र के विषय के प्रति रुचि, योग्यता, आकांक्षा आदि के प्रति उपेक्षा की जाएगी और शिक्षा बाल केंद्रित है, इस अवधारणा को भी उपेक्षा की जाएगी। किसी भी अच्छे तथा व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न 3 बातें सम्मिलित रहती हैं, जिसका निष्पादन प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों से सुनियोजित ढंग से कराना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है संस्थागत मूल्यांकन, इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन। संस्थागत मूल्यांकन के लिए अध्यापकों, प्रशासकों व विशेषज्ञों की एक समिति बनानी चाहिए जो मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्माण करे तथा उसका निष्पादन सावधानी के साथ करे। नेक्स्ट है क्लासरूम इवैल्यूएशन। कक्षा अध्यापक न केवल छात्रों के व्यवहार का मात्रात्मक मापन करता है वरन वह गुणात्मक मापन भी करता है। इसके लिए वह अवलोकन, समाज मिति, स्वसूचना, साक्षात्कार, प्रक्षेपण जैसे विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। कक्षा अध्यापक अपने दैनिक शिक्षण कार्य के दौरान भी इन प्रविधियों का उपयोग करके छात्रों के ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल आदि की जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार करता है, जिससे शैक्षिक मूल्यांकन की वास्तविक प्रगति का पता प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण, फीडबैक। पृष्ठपोषण अर्थात सीखने की उपलब्धता। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने में प्राप्त सहायता ही पृष्ठपोषण कहलाता है। पृष्ठपोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यह छात्रों के अध्ययन करने के संबंध में उपयोगी निर्देशन प्रदान करता है। यह छात्रों को भावी अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है। अध्यापक को मूल्यांकन के परिणामों का पृष्ठपोषण के रूप में प्रयोग करते समय छात्रों के व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठपोषण प्रविधि छात्रों के लिए ही नहीं वरन अध्यापकों के शिक्षण कार्य में भी सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसे अपने शिक्षण कार्य की कमियों का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह अपनी पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि में आवश्यक सुधार करता है। उचित मूल्यांकन हेतु शिक्षक के अनुदेशात्मक उद्देश्यों की निश्चितता पर समुचित ध्यान देना चाहिए। इन सभी उद्देश्यों की व्यवहारजन्य शब्दावली में व्यक्त करके यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिक्षण कार्य की समाप्ति के बाद विद्यार्थी विशेष की निष्पत्ति या उपलब्धि को कम से कम स्तर पर क्या होगा। शिक्षक को चाहिए कि वह निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में विद्यार्थियों की निरापत्ति या उपलब्धि का उचित मूल्यांकन करने का प्रयत्न करे। परीक्षा की दृष्टि से संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। मूल्यांकन योजना के अव्यय हैं उद्देश्य, संसाधन एवं विश्लेषण। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, फिर अवबोध होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, फिर मूल्यांकन होता है। किस आधार पर जीन पियाजे ने विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? मौलिक अनुसंधान पे। शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है परिकल्पना का सत्यापन करना। शोध का मुख्य ध्येय क्या है? नए तत्वों की खोज एवं व्याख्या करना। प्रशासन एवं नेतृत्व, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है और मूल्यांकन भी प्रशासन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मूल्यांकन के द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की है। हमें ज्ञात हो जाता है कि अमुक कार्य की प्रगति क्यों धीमी है और क्या कारण है कि हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिली। शिक्षा प्रशासन की सफलता उसके कुशल नेतृत्व तथा निरीक्षण में दक्षता आदि गुणों पर भी निर्भर करती है। नेतृत्व के अंतर्गत 3 बातें महत्व की हैं। पहला, निर्णयों को घोषित करना। दूसरा, निर्णयों की व्यवहार में लाना। तीसरा, निर्णय करना। नेतृत्व के लिए प्रशासक में उच्च स्तर की योग्यता, ज्ञान, नेतृत्व शक्ति, दूरदर्शिता, अनुभव, विवेक आदि गुणों का होना परम आवश्यक है। एक कुशल प्रशासक को अपने अधीनस्थ के परामर्श से ही किसी विषय का निर्णय लेना चाहिए। प्रत्येक संस्था या संगठन 2 प्रकार के संसाधनों से जुड़े होते हैं, भौतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों में भवन, उपकरण, साज सज्जा आदि आते हैं। मानवीय संसाधनों में प्रचार एवं अन्य अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र आदि आते हैं। प्रशासन का सबसे बड़ा कार्य यह है कि इन संसाधनों की शक्तियों को इस प्रकार नियोजित, सार्थक तथा मितव्यय पूर्ण प्रयोग करें जिससे संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है। उसकी सहायता हेतु उप मंत्री भी रखे जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा की नीतियों तथा योजनाओं का निर्धारण राज्य की सुविधा तथा विकास की दृष्टि से करता है और उसे उपलब्ध साधनों के आधार पर क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, छात्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है, अध्यापक को अपनी कमी की ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोण एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रक्रिया। जॉन डीवी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके तीनों अंग निम्नवत दर्शाया जा सकता है। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन। डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक चतुर्मुखी प्रक्रिया है। इसके चारों अंगों को निम्नवत दर्शाया जा सकता है। पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य, तीसरा है मूल्यांकन पद्धतियाँ, चौथा है अधिगम क्रियाकलाप। शैक्षिक उपलब्धि के समग्र मूल्यांकन के लिए बालक को प्रायः संज्ञानात्मक पक्ष एवं संज्ञान सहगामी पक्ष, इन दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनका मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणाओं के अनुसार उपेक्षित होता है। मूल्यांकन निम्न 8 बिंदुओं पर उपेक्षित है। पहला है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता एवं उपलब्धि, कला है, नैतिक शिक्षा है, कार्यानुभाव है, संगीत है, स्वच्छता है, रुचियों तथा प्रतिभाएं। शारीरिक क्रियाकलाप में आएगा शारीरिक शिक्षा, खेल, व्यायाम, योगासन, स्काउट गाइडिंग। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यक्तित्व संबंधों गुणों का विकास करना होता है। इनके मूल्यांकन में नकारात्मक टिप्पणी की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ग्रेडिंग प्रणाली स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, व्याख्या करने जैसी शक्तियों का उभारा और मापा जा सकता है। इससे बच्चों की रचनात्मकता, अधिगम की उपलब्धि, विश्लेषण, चर्चा, विचार, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्रियाओं का आकलन कर सकते हैं। बच्चे द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु छात्र प्रोफाइल तैयार की जाती है। युग्म मूल्यांकन, छात्र छात्रों परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। अवलोकन, बच्चे को कार्य करते समय देखें तथा उसकी रुचि, गति और अधिगम की प्राप्ति के स्तर को नोट करें। मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार के कार्यों का अवलोकन कर निर्णय पर पहुंचे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में संकल्पित सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें बच्चों की क्षमता का आकलन अंकों के बजाय ग्रेड बिंदुओं में किया जाएगा। अंकन प्रणाली में अंक प्राप्त करने का न तो कोई पर्याप्त वैध, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, सार्थक आधार उपलब्ध होता है और न ही परीक्षकों में इतनी कुशलता है कि वे छात्रों के समूह को त्रुटि रहित ढंग से बांट सकें। मूल्यांकन के पक्ष, डोमेन्स ऑफ एवेल्युएशन। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। बालक के व्यवहार में उसके व्यक्तित्व के कई पक्ष या पहलू समाहित होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है कौशलात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को जटिलता की दृष्टि से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान, दूसरा मूल्यांकन, उच्च स्तर पे मूल्यांकन आते हैं, फिर संश्लेषण आता है, विश्लेषण होता है, अनुप्रयोग होता है, बोध होता है, फिर ज्ञान होता है। निम्न स्तर के हैं ये सब। पहला ज्ञान। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पदों, प्रत्ययों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, विधियों, रचनाओं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचानने करने से संबंधित व्यवहार सन्निहित रहते हैं। दूसरा है बोध। इस स्तर पर ज्ञान तथा सूचनाओं के पुनः स्मरण तथा पहचान के साथ साथ ज्ञान व सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ में भी अंतर्निहित होती है। इसमें विभिन्न तत्वों की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। तीसरा है अनुप्रयोग। विद्यार्थी उन बातों को जो उसे शिक्षा के द्वारा बताई गई है, जिसको वह अपने जीवन का वास्तविक व्यवहारिक परिस्थितियों में कितने अंश तक प्रयोग करता है, वो होता है अनुप्रयोग। चौथा विश्लेषण। बोध और अनुप्रयोग की अपेक्षा विश्लेषण उच्च स्तर का उद्देश्य है, जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने से संबंधित होता है। पांचवां है संश्लेषण। यह संज्ञानात्मक पक्ष का ऐसा स्तर है जिसमें सीखने वाले का व्यवहार रचनात्मक होता है। छठवां है मूल्यांकन। यह ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम तथा उच्चतम उद्देश्य होता है, जिसके अंतर्गत किसी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचारों, कार्यों, विधियों व सामग्रियों आदि का मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में गुणात्मक तथा मात्रात्मक निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, दृष्टिकोण, रसानुभूति आदि के विकास से संबंधित होते हैं। इस पक्ष के स्तरों को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला ग्रहण करना या ध्यान देना, उसके बाद अनुक्रिया करना, उसके बाद मूल्य आंकना, उसके बाद संगठन मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। ग्रहण करना या ध्यान देना वह अपने अभिभावक, अध्यापकों व श्रेष्ठ जनों द्वारा बताई गई है दी गई शिक्षाओं निर्देशों को कितनी गंभीरता से ग्रहण करता है। दूसरा है अनुक्रिया करना। इसमें बालकों को किसी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील व अनुक्रिया हेतु प्रेरित करते हैं। तीसरा है मूल्य आंकना। विभिन्न वस्तुओं, कार्यों
या व्यवहारिक उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाने से संबंधित है। चौथा है संगठन। मूल्यों का आत्मीकरण करने के उपरांत छात्रों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्रों को उन मूल्यों के क्रम को व्यवस्थित करना होता है। पांचवा है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। यह भावात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। मूल्यों को चरित्र का अंग बनाना अर्थात स्वभाव का निर्माण करना है। नेक्स्ट है कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष मुख्यतः मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित है, जो किसी कार्य से करने में शरीर के अंगों को दक्षतापूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर है। कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन में निम्नलिखित अवयवों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे हो गया उत्तेजना, कार्य को सीखने की चेष्टा या उत्तेजना। दूसरा है क्रियान्वयन। तीसरा है नियंत्रण। चौथा है समायोजन। पांचवा है स्वाभाविकरण। कुछ प्रमुख कौशल निम्नलिखित हैं। सामाजिक कौशल हो गया, यांत्रिक कौशल हो गया, गणितीय कौशल हो गया और भाषाई कौशल। सामाजिक कौशल क्या होता है? सामाजिक कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को वातावरणीय ज्ञान, सामाजिक तथा नागरिक परिवेश का बोध, आर्थिक गतिविधियां, मनुष्य तथा उसके परिवेश के बीच तालमेल, देश के प्रति कर्तव्य तथा संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान दिया जाता है। दूसरा है यांत्रिक कौशल। यह व्यक्ति के सृजनात्मक रचनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा है। गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों को उपयोग योग्यता आदि आते हैं। भाषाई कौशल। भाषा कौशल से तात्पर्य है कि बालक के अंदर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करना। अतः बालक के अंदर भाषा संबंधी कौशल तथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना परम आवश्यक है। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन के प्रकार। शिक्षक का उद्देश्य केवल ज्ञान ही देना ही नहीं, अपितु छात्रों का सर्वांगीण विकास भी करना होता है। शिक्षा वस्तुतः उपलब्धि केंद्रित न होकर विकास केंद्रित है। छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। परिणात्मक मूल्यांकन क्या है? परिणात्मक मूल्यांकन को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा का प्रारंभ प्लेडाइट्स ने किया था और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह प्रविधि मुख्यतः व्यक्तिक होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए, बल्कि बाद में संशोधन करना चाहिए। लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरा है लिखित परीक्षा। निम्न चार प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है लिखित परीक्षा में। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा है दीर्घोत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। दूसरा है प्रायोगिक मूल्यांकन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक प्रयोग। जब किसी सूत्र या अवधारणा पर प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा कार्य किया जाता है, तब उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है बाह्य प्रयोग। इस प्रकार के मूल्यांकन के छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है। उसके बाद है गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जांच की सूची व स्तर माप, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है अवलोकन परीक्षण, चौथा है घटनावृत्ति। जांच सूची और स्तर माप। जांच सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों और धारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। अवलोकन निरीक्षण। किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधि के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थित को दर्ज करना अवलोकन है। उसके बाद है घटनावृत्ति। यह शिक्षार्थियों के जीवन का सार्थक घटना विवरण क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है साक्षात्कार। साक्षात्कार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों व व्यक्तियों की सूचना आकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। मिचेल स्क्रियन ने वर्ष 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है। ये दो भाग हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है आकलित मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में आता है संरचनात्मक मूल्यांकन और आकलित मूल्यांकन में योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन से तात्पर्य है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। प्रश्नोत्तरी व खेल रचनात्मक आकलन से संबंधित है। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है, जो इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। रचनात्मक आकलन कक्षा में ही किए जाते हैं। इससे प्राप्त जानकारी बच्चे के अधिगम व शिक्षक के शिक्षण दोनों को ही सूचित करती है। इससे बच्चों को अपने अधिगम के बारे में और शिक्षक को अपने शिक्षण के बारे में प्रतिपुष्टि मिलता है। रचनात्मक आकलन कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे सामूहिक गतिविधि, विद्यार्थी साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्न पूछना, चर्चाएं आदि। आकलित मूल्यांकन। इस मूल्यांकन से तात्पर्य पहले से निर्धारित किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। आकलित मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन।
बहुत से विद्वान अधिगम को ऑटोमाइजेशन पर बल देते हैं। ऑटोमाइजेशन का अर्थ है कि ज्ञान की इकाई विचार और क्रिया के मार्ग से होती हुई बच्चे के सहज जीवनचर्या का अंग बन जाए। सतत मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निवारण होने से उनमें आत्मविश्वास विकसित होता है और सीखने की प्रक्रिया सुगम हो जाती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय समय पर शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित होता है। सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य एवं प्रयोग बच्चा के व्यक्तित्व विकास को सर्वांगीण बनाने के एवं सामाजिक तथा देशकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनको निर्मित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अत्यंत प्रभावकारी तथा गुणकारी मूल्यांकन पद्धति का विकास किया है। इसका उद्देश्य है कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की अध्ययन सामग्री के अलावा अन्य दूसरे संवेदी तथा आवश्यक कार्यों में बच्चों को न केवल प्रोत्साहित किया जा सके, बल्कि उनको एक प्रबुद्ध और नैतिक दृष्टि से उच्चतर क्रियाशील सामाजिक नागरिक के रूप में विकसित किया जाए, जो भारत की एक आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा शारीरिक दक्षता की आवश्यकता के अनुरूप हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संकल्पित एवं 2007 से लागू सतत विस्तृत मूल्यांकन सीसीई का एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा बच्चों जो कि सभी संकल्पनाओं और क्रियाओं को केंद्र बिंदु है, परीक्षा नाम के दुस्वप्न से मुक्त हों तथा उसका मूल्यांकन पूरे वर्ष के लिए निश्चित पाठ्यक्रम में दी गई क्रियाओं के द्वारा हो। इसके द्वारा उसके सिर पर वर्ष भर में 1-2 बार होने वाले टर्मिनल परीक्षाओं का भय कम हो जाएगा तथा समय समय पर होने वाले मूल्यांकन परीक्षणों से वह अपनी न्यून परिलब्धियों का ज्ञान होने पर उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा तथा शिक्षक उसे विशेष उपचारात्मक प्रशिक्षण देकर उसकी मध्यम विकास की गति को त्वरित कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुछ कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विचार, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन से। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्निष्ठ करना है। नैतिक मूल्यों का प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखती है। नेक्स्ट है सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन के उद्देश्य। सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन का लक्ष्य बच्चे को अर्जित ज्ञान, विषय को विस्तार से समझने की क्षमता, ज्ञान के अनुप्रयोग तथा विश्लेषण, सृजनात्मक एवं संश्लेषण क्षमता का मापन करना है। इसके विभिन्न उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। बच्चे को सतत मानसिक सामाजिक विकास के लिए आवश्यक प्रभावी कौशल अर्जित करने में सहायता करना, बच्चे की चिंतन शक्ति पर जोर देना जिससे वह रटने की स्थिति उबर सके, अध्यापन एवं अध्ययन प्रक्रिया का मूल्यांकन अधिक अंक के रूप में विकसित करना, मूल्यांकन का प्रयोग निदान परीक्षण के द्वारा संज्ञान में आई कमियों में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई हेतु करना, वांछनीय स्तर की उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए मूल्यांकन का गुणवत्ता नियामक विधा के रूप में प्रयोग करना, सामाजिक उपयोगिता के अनुरूप वांछनीय एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए बच्चों की दृष्टि से प्रयास करना, अध्ययन अध्यापन की क्रिया को प्रशिक्षु को केंद्र में रखकर संचालित करने का प्रयास करना, उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्कूलों में लागू सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यथासंभव व्यक्तिनिष्ठता को वस्तुनिष्ठता में बदलना, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को संपूर्ण वर्ष भर में इस प्रकार विस्तृत करना कि सभी समय यह समान उत्साह के साथ चलती रहे, परिणामों की घोषणा क्रियाशील एवं मायने रखती हो, परीक्षणों के परिणामों को सुधार के लिए मार्गदर्शन बनाना, केवल अभिलेखी महत्व का नहीं। परीक्षा संचालन में सुधार करना है, अंकों के स्थान पर श्रेणी ग्रेड प्रदान करना जिससे बच्चे की उपलब्धियां प्रदर्शित हों, किसी भी बच्चे को सुस्त बेकार फिसड्डी घोषित नहीं करना, दो बच्चों के बीच तुलना को प्रोत्साहन न देना, बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाली नकारात्मक टिप्पणियों से बचना, उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरे शिक्षा सत्र को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि इसमें पूरा पाठ्यक्रम आ जाए जिसे हम ज्ञानार्जन क्रियाएं कहते हैं। इसमें फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3 और 4 तथा 2 समेटिव मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट किए जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 में 10% प्रत्येक का अधिभार होगा तथा समेटिव प्रथम असेसमेंट में 20% तथा समेटिव द्वितीय असेसमेंट में 40% अधिभार का होगा। कुल मिलाकर 100% अधिभार इस प्रकार इसे 6 मूल्यांकनों में बांट दिया गया है। इसके फलस्वरूप यदि बच्चा किसी भी कारणवश कभी कुछ कम अच्छा करता है तो भी उसके मूल्यांकन का प्रभावी पूरे वर्ष की परिलब्धि के आधार पर होने से परीक्षा का डर उसे नहीं सताएगा। इसके अलावा बच्चे की ज्ञानार्जन सहगामी क्रियाओं का आयोजन, प्रोत्साहन, परीक्षण एवं मूल्यांकन भी होगा। ये क्रियाएं हैं कक्षा 1 से 5 तक उच्चारण, गायन, पढ़ना, लिखना, बोलना, स्मरण करना, चित्र बनाना, मॉडल बनाना, दौड़ना, खेलना, नाटक में भाग लेना, भाषण देना आदि। कक्षा 6 से 8 तक पर्यावरण के प्रति बच्चे का झुकाव, सामाजिक कार्यों में रुचि, माता पिता के प्रति भाव, शिक्षकों के प्रति अभिवृत्ति, सामान्य ज्ञान, वक्तव्य कला, गायन, तर्कशक्ति, कलात्मक रुचि, प्रोजेक्ट कार्य, नैतिक शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य, खेलकूद एवं आदि। कक्षा 9-10 में अनुप्रयोग एवं प्रोजेक्ट की सहगामी क्रियाएं मूल्यांकन का आधार बनेंगी। इन विभिन्न प्रकार के बहुआयामी विषयों का मूल्यांकन प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन के आधार पर किया जाएगा। प्रगति पत्र में बच्चों को प्रोत्साहित तथा मार्गदर्शन करने वाले विवरण अंकित किए जाएंगे जो आगे प्रेरक बने। इस प्रकार सभी बच्चों को सर्वांगीण विकास के सभी अवसर प्रदान करने की संकल्पना है। निश्चय सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का महत्व। सतत और व्यापक व्यापक मूल्यांकन का महत्व शिक्षण एवं अधिगम की अवस्थाओं को अपेक्षित
संवेदनशीलता, गुणवत्ता, सार्थकता तथा सजगता लाने की दृष्टि से विशेष प्रकार की साधकत्व के रूप में सहज की आंका जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से है। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति, योग्यता, उपलब्धि की सीमा और स्तर के निर्धारण में निर्मित सहायता मिलती है। सतत मूल्यांकन से कमजोरियों का निदान किया जा सकता है और इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक अलग अलग विद्यार्थी की शक्ति, कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं। इससे शिक्षक को तात्कालिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जो इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि क्या किसी इकाई विशेष का पूरी कक्षा में पुनः शिक्षण किया जाए अथवा क्या कुछ विद्यार्थियों को उपचारित निर्देशक दिया जाना चाहिए। इससे शिक्षक को प्रभावित शिक्षा कार्य नीति तैयार करने में सहायता मिलती है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आने लगती है, जिन्हें जांचने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन का विशेष महत्व है। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों को अपनी शक्ति और कमजोरियों की जानकारी मिलती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिक्षमता और अभिरुचि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है। भविष्य के लिए अध्ययन क्षेत्रों, पाठ्यक्रमों और व्यवसाय के चयन के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। विद्यार्थी के भावी सफलता का अनुमान लगाने में सहायता देता है। विद्यालय स्तर पर सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक विषयों में छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना है और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप उसमें सही आदतों और अभिवृत्तियों का विकास करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल्यांकन अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवल्यूएशन। चूंकि मूल्यांकन द्वारा छात्र, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध के आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अतः इन सूचनाओं का सही संग्रहण या अभिलेखन अत्यंत आवश्यक है। इसी को सामान्य शब्दों में मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहते हैं। मूल्यांकन अभिलेख में शिक्षा से संबंध प्रत्येक पक्ष का रिकॉर्ड होता है। किसी भी संस्था में मूल्यांकन सभी संबंधी अभिलेख निम्नलिखित रूपों में रखे जाते हैं। पहला है संचित अभिलेख, दूसरा है परीक्षा पंजिका, तीसरा है मासिक परीक्षा पंजिका, वार्षिक परीक्षा पंजिका, सतत परीक्षा पंजिका, जन परीक्षा पंजिका। तो अभिलेखीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? छात्रों के स्तर व क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों के प्रगति अवनति जानने में सहायता होता है कि कितना बड़ा है, कितना नहीं, आगे जा रहा है कि नहीं। छात्रों को विशेष परिस्थितियों में व्यवहार का आकलन करना। छात्रों की व्यक्तित्व भिन्नता, रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति जानने में मदद करना। छात्रों को उचित परामर्श व निर्देशन देने में सहायता करना। रोजगार चयन के मार्गदर्शन करना। अभिभावकों को अपने बच्चों के बारे में सटीक जानकारी देना। उपलब्धि स्तर के बारे में शिक्षकों की मदद करना ताकि वे अपना भी परिमार्जन करते हैं। अभिलेखीकरण के रूप। मूल्यांकन अभिलेखीकरण के सबसे प्रचलित रूप को संचयी अभिलेख कहा जाता है, जहां यह आंग्ल भाषा के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शब्द का सही रूपांतरण है, जिसका अर्थ है कि किन्हीं सूचनाओं को संकलित लेख संचयी अभिलेख में छात्रों की जीवन वृत्ति एवं अधिगम कार्य को समेकित रूप में लिपिबद्ध किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने इसका प्रयोग किया। 1992 में मुदालियर कमीशन ने सबसे पहले संचयी अभिलेख का मूल्यांकन को एक तकनीकी रूप से प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ट्राइस्टोन के अनुसार छात्रों की संचयी अभिलेख प्रायः उसके शैक्षिक इतिहास का अस्थायी व महत्वपूर्ण संक्षिप्त विवरण माना जाता है। यह एक पत्र या पुस्तिका के आकार का होता है। जेन वाटर्स के अनुसार संकलित अभिलेख पत्र छात्र के वर्तमान को समझने के लिए भूत की व्याख्या करने, व्यवहारिक कठिनाइयों तथा असफलताओं के कारण से उसकी क्षमताओं तथा कमियों को दर्शाकर छात्र के अध्ययन में अध्यापक की सहायता करते हैं। डब्ल्यू डी एलन के अनुसार संकलित अभिलेख पत्र में व्यक्तिगत छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख होता है। सामान्यतः ये सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर ही रखी जाती हैं। संचित अभिलेख में विवरण, व्यक्तिगत परिचय संबंधी तथ्य होते हैं, परिवार संबंधी सूचनाएं होती हैं, उपस्थिति विवरण होता है, शारीरिक विशेषताएं होती हैं, शैक्षिक उपलब्धि विवरण होता है, सहपाठिक क्रियाएं होती हैं, संबंधी तथ्य होते हैं, व्यवसायिक योजना संबंधी सूचना होती है, परिणाम, परीक्षा परिणाम होते हैं, अन्य सामान्य सूचनाएं होती हैं। उचित अभिलेख के रख रखाव संबंधित सावधानी। एक संचयी अभिलेख मूल्यांकन का सशक्त उपकरण बन सकता है जब उसके रख रखाव में निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएं। अपूर्ण सूचनाएं न हो, सूचनाओं का नियमित समावेश हो, सूचनाएं गोपनीय रखी जाएं, वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष भाव से सूचनाएं लिखनी चाहिए। संचित अभिलेख का रख रखाव जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाए। नियत समय पर मुख्य अध्यापक द्वारा जांच हो। संचित अभिलेख के पक्ष। प्रायः संचित अभिलेख का प्रारूप दो पक्ष को दर्शाता है। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है संज्ञान सहगामी पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में छात्रों की शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित उपलब्धियों का विवरण होता है, जो अच्छाई व कमियां दोनों ग्रुपों में हो सकती है। नेक्स्ट है संज्ञान सहगामी अभिलेख। संज्ञान सहगामी अभिलेख किस प्रकार के अभिलेख में शिक्षणेतर क्रियाएं जो छात्रों के विकास में सहायक होती हैं, जिनको ब्यौरा रखा जाता है, जैसे खेल कूद, सेवा प्रतियोगिता, साफ सफाई, स्काउटिंग, नाटक, रंगमंच इत्यादि क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता एवं उत्साह, नेतृत्व का लेखन किया जाता है। थैंक यू। ये लास्ट यूनिट खत्म हो गया, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, जो कि घटना चक्र की बुक है, समसामयिक घटना चक्र की बुक है। तो उसमें मैं एक यूनिट करा दिया मैंने इसका, तो बाकी के 4 यूनिट ही मैं लगभग डेली इसके 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे ये बुक। तो यहाँ से कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे कंटेंट्स हैं इसमें दिए हुए हैं, तो इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए वीडियो को, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे वीडियो
आगे भी लेके आऊँ और अच्छे-अच्छे कंटेंट्स जो मैंने खुद भी क्रिएट किए हैं, वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से डेली अपलोड करता रहूँगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। छोटा चैनल है, मैं बड़ी-बड़ी कोचिंगों की तरह इतने अच्छे कंटेंट तो नहीं ला सकता, बट हाँ, ऐसा कंटेंट ज़रूर लाऊँगा कि जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ एकदम सिलेबस वाइज़ और ऑथेंटिक चीज़ें एनसीईआरटी के थ्रू और जो एनआईओएस की बुक हो गई, डीएलएड की बुक हो गई, इग्नू की बुक हो गई, मैं सब सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑथेंटिसिटी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी ला के लिख दे रहा हूँ या कहीं से कुछ भी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि सबका भला हो और सब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, क्यूबीएस पीआरटी को। और चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू।